प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये टॉपिक आपके इंग्लिश ग्रामर में दिया हुआ होता है और आपको सही मॉडल वर्ब का चुनाव करना होता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल वर्ब्स। और कई बार आपको जब आप कंपोजिशन लिखते हैं तो सही मॉडल का चुनाव करना होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, जब आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो भी आपको मॉडल वर्ब का यूज करना है, और जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको सही मॉडल का यूज करना है। तो वो कौन से रूल्स हैं और कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते समय। आज के टॉपिक में हम यही चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। लेट स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात आती है मॉडल वर्ब होती क्या है, किसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो हम जब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मॉडल्स का ही नाम आता है। देखिए मॉडल MODAL और एक वर्ड होता है MODEL, यहाँ पे ई आता है। तो ये फर्क है, दो वर्ड है हमारे सामने। एक वर्ड है MODEL। ये MODEL क्या होता है ये आपने सुना होगा। MODAL ये तो इंग्लिश का है, आपकी ग्रामर का टॉपिक है, और ये एक वर्ड है, एक मीनिंग है। मॉडल का मतलब होता है बनावट, ढांचा, स्ट्रक्चर, ये वाला मॉडल MODEL। जैसे आपके फिल्मों में मॉडल देखे होंगे आपने, टीवी में कैटवॉक करते हैं, वो पहन के दिखाते हैं वो ड्रेस जो आप पहन के वैसे ही दिखेंगे, वो होते हैं मॉडल्स। मॉडल का मतलब वो नमूने, वो बनावट, वो ढांचा। जैसे आप कहते हैं भाई ये गाड़ी का मॉडल 2012 है, ये 15 है। 15 का मतलब जिस बनावट या जिस ढांचे की वो गाड़ी 2015 के साल में चल रही थी, वो बनावट, वो ढांचा। तो ये मॉडल MODEL का मतलब क्या हुआ, बनावट, ढांचा या स्ट्रक्चर। और हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है वो क्या है, MODAL यानी मॉडल्स। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स मूड प्रकट करते हैं, वाक्य के अंदर मनोभाव व्यक्त करते हैं, वाक्य के अंदर वो दशाएं व्यक्त करते हैं जो लेखक या राइटर लिखना या कहना चाहता है। आप एक तो साधारण वाक्य बनाते हैं और एक मॉडल का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, तो दोनों वाक्यों में फर्क हो जाता है। जैसे एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं वाक्य लिखता हूं कि आई विल सी यू। वाक्य क्या है, आई विल सी यू। आई विल सी यू का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, क्योंकि यहां पर हमने आई के साथ क्या यूज किया, विल, जो वाक्य के अंदर क्या लाता है, एक प्रकार से वाक्य के अंदर जो काम किया जा रहा है उसके अंदर फर्मनेस ला रहा है, उसके अंदर एक परमानेंसी ला रहा है। ये एक प्रकार से धमकी है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, वार्निंग है। जब आप आई शैल सी यू कहते हैं, विल की जगह आप क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। और वाक्य का अर्थ क्या होता है, जब आप कहते हैं आई शैल सी यू, तो वाक्य का अर्थ होता है मैं तुमसे मिलूंगा। तो देख लीजिए मॉडल वाक्य के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो आप सही मॉडल का प्रयोग जान पाएंगे और आपके एग्जाम्स में भी इस प्रश्न को सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि मॉडल्स के प्रयोग के लिए और हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कोई मॉडल, कोई नई चीज आ गई। ज्यादातर विद्यार्थी तो क्या है, घबरा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार ये मॉडल आ गया तो मॉडल तो पता नहीं, मेरे को आता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, मॉडल पता नहीं क्या होता है। तो मॉडल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जब आप वाक्य बनाते हैं तो आप एक वाक्य के सेंटेंस के पैटर्न का फॉलो करते हैं। आप लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, मैन वर्ब, और उसके बाद लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ज्यादातर अंग्रेजी के वाक्यों का पैटर्न यही होता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में डू डज, पास्ट सिंपल में डिड। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी जगह ही कौन लेता है, मॉडल वर्ब्स लेते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट को दिखा देते हैं, डिफरेंट मूड्स को दिखाते हैं, डिफरेंट मनोभाव को दिखाते हैं, हमारे मन के विचारों को दर्शाते हैं। तो ये एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। और आपके जो टेंस होते थे ना, टेंस में तो प्रेजेंट सिंपल में तो इनके साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म एस लगता है, कंटिन्यूस में मैन वर्ब में ING लगता है। तो यहाँ अलग अलग टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ अलग अलग मैन वर्ब काम में लेनी थी, लेकिन यहाँ तो आपको दिक्कत ही नहीं है।
मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। यानी ये बहुत ही सरल है, मॉडल वर्ब्स के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, आप इजीली वाक्य बना सकते हैं। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म, ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ब्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो हम जो वर्ब्स पढ़ते हैं, हमने कहा कि पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमने कहा मेन वर्ब होती है, फिर हमने कहा मॉडल वर्ब होती है। तो चलो इनको भी निपटा देते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं कि ये वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, तो बार बार में हमारे क्या है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम वर्ब्स को देख लेते हैं कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। तो देखिए वर्ब यानी मेन वर्ब, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में छोटे से 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम देख लेते हैं इसको भी एक साथ। लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, मेन वर्ब जो वाक्य के अंदर काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब, और उसी को मेन वर्ब कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब कह दो चाहे मेन वर्ब कह दो। और ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? लेक्सिकल या मेन वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो किससे बनती हैं? वो बनती हैं जब आप फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं, जब आप मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जब ईडी लगाते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म लिखते हैं, पास्ट फॉर्म लिखते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल। यानी ये सारे किसके रूप हैं? ये सभी के सभी आपकी मेन वर्ब के रूप हैं। तो इनको आप लेक्सिकल वर्ब कह दो, इनको आप मेन वर्ब कह दो, और चाहे इनको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कह दो, सेकंड फॉर्म कह दो, थर्ड फॉर्म कह दो, प्रेजेंट कह दो, पास्ट कह दो, कुछ भी कह दो। यानी वर्ब पहले प्रकार की हमने वर्ब कौन सी पढ़ी? मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। तो दूसरी और कौन सी वर्ब होती है? उसके अलावा दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कह दो आप, चाहे हेल्पिंग वर्ब कह दो, एक ही बात है। ऑक्सिलरी वर्ब कह दो चाहे हेल्पिंग वर्ब कह दो, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरीज जो आपके सामने है। तो अब हम इनको एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? बेसिकली 2 प्रकार की। तो कौन कौन सी हुई 2 प्रकार की वर्ब? सबसे पहली कौन सी होगी आपकी? लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब, एक ही बात है। और दूसरी कौन सी होगी आपकी? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब बेसिकली 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब कह दो चाहे लेक्सिकल वर्ब, या फिर आप कह सकते हैं हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये 2 प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब के 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। यानी आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। तो अब हमारा जो टॉपिक है हमें समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ जो मॉडल वर्ब्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी हैं? ये हेल्पिंग वर्ब का एक भाग है और ये तो हमने पहले से पढ़ ही रखी हैं। मेन वर्ब के फॉर्म तो हमने टेंस में लगाए हैं, सारे टॉपिक टेंस में मैंने लगाए हुए हैं, बताए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैं आपके इसमें लास्ट में लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से, या आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो की लिस्ट में जाके भी आप उसे देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज किसका भाग है? हेल्पिंग वर्ब का भाग है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी होती हैं? ये जो हमने टेंस में पढ़ी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। अब मॉडल कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, ऑट, मस्ट, डेयर। और ये क्या आ गया? नई चीज आ गई आपके सामने, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये मॉडल्स में भी, मॉडल्स जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनका ही एक भाग है, इनको मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कई बार तो मेन वर्ब होती हैं और कई बार मॉडल ऑक्सिलरीज भी होती हैं। यानी इनका प्रयोग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इनको मेन वर्ब के रूप में भी काम में ले सकते हैं और आप इनका मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी वे मॉडल वर्ब्स जो मेन वर्ब के रूप में भी काम में आती हैं और मॉडल वर्ब्स के रूप में काम में भी मॉडल वर्ब्स के रूप में भी काम में आती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मॉडल्स का प्रयोग कैसे करते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है और ये कौन सी वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं और पढ़ते हैं क्या वो मूड्स या वो रूल्स
जिनके तहत हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। डिफरेंट मूड्स दैट वी यूज इन आवर जनरल स्पोकन और इन आवर रिटन लैंग्वेज। हम जब बोलते या लिखते हैं तो कौन कौन से मूड हैं जिनके तहत हम मॉडल्स का यूज करते हैं, ये सबसे पहले अगर हमने समझ लिया ना तो हमारा आधा काम मॉडल्स का हो ही जाएगा। यहीं पे मैं एकदम शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूँ मॉडल्स, इससे शॉर्ट वे नहीं हो सकता। मैंने एक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने उल्टा मूड को एक्सप्लेन किया है, यानी आपके कौन कौन से मूड दर्शाने के लिए कौन कौन से मॉडल्स आप काम में लेते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट मूड्स यानी वो कौन कौन से मनोभाव हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मॉडल काम में लेते हैं। सबसे पहला था एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर, यानी यदि आपको वाक्य में क्या दिखाना है, वाक्य के अंदर योग्यता, एबिलिटी का मतलब योग्यता, कैपेसिटी का मतलब क्षमता और पावर का मतलब शक्ति, यानी इस प्रकार के वाक्य हैं जिनके अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर दर्शाना है, तो आप कौन से मॉडल काम में लेंगे, कैन या कुड। आपको पता है, याद रख लीजिए इस चीज को, कैन और कुड जो मॉडल हैं उनका प्रयोग किस लिए काम में लेते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दर्शाने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है मूड आ जाता है हमारे सामने परमिशन। परमिशन जो है दर्शाने के लिए हम कौन से मॉडल्स काम में लेते हैं। परमिशन का मतलब क्या होता है, परमिशन यानी कोई भी आप परमिशन लेते हैं, किसी चीज़ की स्वीकृति लेते हैं, तो परमिशन मूड दर्शाने के लिए आप कौन से मॉडल काम में लेते हैं, आप ज़्यादातर या तो कैन लेते हैं और या फिर क्या काम में लेते हैं, मे। ये दो ही मूड जो मॉडल हैं वो परमिशन मूड को दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं, कैन और मे। तो जब आप फॉर्मल परमिशन लेते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हैं, मे का, और जब आप इनफॉर्मल होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। फॉर्मल और इनफॉर्मल तो समझते हैं आप कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल का मतलब है जब आप किसी ऑफिसर से या अपने किसी बड़े अधिकारी से कोई परमिशन लेते हैं, किसी मतलब जहाँ पे कोई अधिकार क्षेत्र की बात आ जाती है, कुछ गवर्नमेंट कुछ रूल्स की बात आ जाती है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। और जहाँ पर आप घर पे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई परमिशन संबंधी कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे सामने परमिशन के लिए दो मॉडल मैंने आपको बताए, दोनों का यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मोड देखते हैं, टू परमिट और डिनाई। यदि आप परमिशन देने वाले हैं तो आप कौन से मॉडल का यूज करेंगे। यदि आपको परमिशन देनी है, स्वीकृति देनी है, तो आप क्या कह सकते हैं, मे का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमिशन की अस्वीकृति दर्शाते हैं तो आपको क्या यूज करना है, कांट। किसका प्रयोग करेंगे, कांट या कैन नॉट। नो यू कांट, मै कम इन सर, नो यू कांट। मतलब आप परमिशन डिनाई करते हैं तो क्या करेंगे, कांट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी मूड आता है, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इसको ध्यान से आपने समझ लिया तो आप बिल्कुल आसानी से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और ज्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। ये मे, माइट और मस्ट, ये तीन मॉडल जनरली इसके लिए काम में लिए जाते हैं, मे, माइट और मस्ट। यानी अगर आप संभावना दर्शाना चाहते हैं किसी कार्य के होने की, तो ज्यादातर आप किसका प्रयोग करते हैं, या तो आप मे का प्रयोग करते हैं, या माइट का, या फिर मस्ट का। तो याद रखिए, 50% संभावना अगर किसी कार्य के होने की है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मे का। लेकिन अगर कार्य के होने की संभावना लेस देन 50% है तो आप क्या करेंगे, माइट। और अगर आपके कार्य की होने की संभावना मोर देन 50% है, कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, वो बात है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। ज्यादा संभावना के लिए मस्ट का प्रयोग करें, और 50% के लिए नॉट श्योर जहां हो आप, वहां पर आप मे का यूज कर सकते हैं। और थोड़ा संशय हो कि आपका काम होगा या नहीं होगा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। इनके सेंटेंसेस भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जनरल मूड बता देना चाहता हूँ, इसलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, मे का प्रयोग देखिए, जैसे हम जनरली कहते हैं कि आकाश में काले बादल हैं, बरसात हो सकती है, तो क्या काले बादल बरसात करने में सहायक होते हैं ना। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का, क्योंकि काले बादल एक प्रकार से वाक्य के अंदर कार्य की संभावना को क्या कर देते हैं,
तेज कर देते हैं, मोर देन 50% कर देते हैं। जब आप कहते हैं देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई इट माइट रेन, आप किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। क्यों? क्योंकि आपने कहा नो क्लाउड्स, बादल है ही नहीं। तो अगर बादल नहीं होंगे तो क्या बरसात हो सकती है? बहुत कम संभावना है ना, लेस देन 50% है। तो किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। फिर आप ये कहते हैं इट मे रेन टुडे, बिना बादल देखे, बिना काले बादल, व्हाइट बादल, कुछ नहीं देखा आपने, कमरे के अंदर बैठ के बोल रहे हो, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। यानी आप जो है कोई चीज़ व्यक्त करते हैं, कोई बात कह रहे हैं, उसके पीछे अगर लॉजिक है तो आप मस्ट का प्रयोग करें। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप मे का प्रयोग करें। और अगर आपके पास लॉजिक है कि वो काम नहीं हो सकता तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? माइट का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसे आप किसी बच्चे को जानते हैं, जैसे कोई भी लड़की है अंजलि, अंजलि बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, वह परीक्षा में पास हो सकती है। तो इंटेलिजेंट बच्चा पास होने में कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। क्योंकि हमें पता है कि अंजलि इंटेलिजेंट है तो पास हो जाएगी आराम से। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। लेकिन अगर हम कहेंगे अंजलि इज ए वीक स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही वीक बता दिया। यानी आप श्योर नहीं है ना वहां पे, तो आपके कार्य की संभावना कितनी रहेगी? केवल 50%। लेकिन आप कह सकते हो भाई आपने तो अंजलि को जानते हो, उन्हें आपको पता है, तो आप कह सकते हो अंजलि में पास द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉडल देखते हैं। नेक्स्ट मूड है हमारे सामने रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्वेस्ट मूड को दर्शाने के लिए बहुत सारे मॉडल हम काम में लेते हैं। देखिए, रिक्वेस्ट अगर आपको शो करनी है वाक्य में तो आप क्या काम में ले सकते हैं? कुड काम में ले सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए माइट काम में ले सकते हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट ही शो करनी है तो आप विल काम में ले सकते हैं। और आपको रिक्वेस्ट दिखानी है वाक्य के अंदर तो आप जो है वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं रिक्वेस्ट वाक्य के अंदर प्रदर्शित करने के लिए। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, कुड, माइट, विल और वुड। क्या फर्क है इनमें? चलिए देखते हैं। यदि आप देखिए, सबसे पहली चीज आ जाती है माइट, थोड़ा सा अलग है। इसको आप अलग कर लेते हैं तो आपके सामने केवल 3 जो है मॉडल बचेंगे, जिनकी सहायता से आप रिक्वेस्ट मूड दर्शा सकते हैं। माइट कैसे अलग है, पहले इसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा विनम्र प्रार्थना करनी हो, हाथ जोड़कर निवेदन करना हो, अंग्रेजी में हाथ जोड़ने के लिए माइट का प्रयोग कर दो। अंग्रेजी में हाथ जोड़ने के लिए मतलब इट मीन्स यदि आप ऐसी कुछ बात कहना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत गहरी ज़रूरत है तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। माइट यू प्लीज़ हेल्प मी, आप ऐसे बोल सकते हैं। माइट यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, आप क्या मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बताएंगे। यानी माइट वाक्य के अंदर बहुत सॉफ्टनेस लाता है, बहुत विनम्रता लाता है। ऐसे वाक्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जनरली स्पोकन इंग्लिश में काम में लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं कुड। ये जनरल यूज है रिक्वेस्ट के लिए। कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में जो अगर हम करते हैं तो क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट। हमने सबसे पहले बात की थी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की, तो मैंने आपको बताया था कैन का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। और पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। याद रख लीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन भी हो गया यहीं पे कि अगर आपको एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, मोड दिखाना है प्रेजेंट टेंस में तो कैन का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। साथ ही प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे वाक्य आप बोल सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। कुड यू टेल मी द वे टू कॉलेज, क्या आप मुझे कॉलेज का रास्ता बताएंगे। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें रिक्वेस्ट शो करने के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं विल की। ये ज़्यादा ट्रेंड में है भाई। ये अंग्रेजी के ग्रामर में सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा रिक्वेस्ट शो करने वाले वाक्यों में। तो मैं भी यही कहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा विल का प्रयोग करें अपने वाक्य में रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। यानी विल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन जो सब जगह मिलेगा और जिसको हम इजीली समझ भी सकते हैं। विल यू वाक्य में क्या लाता है? सॉफ्टनेस लाता है। विल यू वाक्य के अंदर ऐसी चीज लाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि विल वाक्य के अंदर एक प्रकार से पावरफुल कॉम्बिनेशन लाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन कि सामने वाला मना ही नहीं करेगा।
विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर पेन, विल यू क्लोज द डोर, विल यू ओपन द विंडो। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं आप जो बोल सकते हैं जनरल। अब आता है वुड। देखिए वुड का रिक्वेस्ट में बहुत कम यूज करते हैं, ये ऑफर में ज्यादा काम में लिया जाता है। मैंने इसे इसलिए लिखा ताकि बच्चे क्या डिफ्रेंशिएशन भी कर सके, आप अंतर भी कर सके। जब आपके घर पे मैं गया तो आप क्या कहेंगे, वुड यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर सर, तो वुड यू प्लीज सिट डाउन, मतलब ऑफर करते हैं आप सीट ऑफर कर रहे हैं, कभी आप ग्लास पानी का ग्लास ऑफर कर रहे हैं, विल यू हैव ए कप ऑफ टी सर, क्या आप चाय पियेंगे। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें वुड का प्रयोग करते हैं। तो अब आसानी से आप रिक्वेस्ट मोड को शो करने के लिए सही मॉडल का चुनाव कर पाएंगे। लेट अस मूव फर्दर। आगे आता है हमारे सामने पोलाइट रिक्वेस्ट, जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप बहुत ज्यादा पोलाइटनेस लाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। अभी बताया मैंने आपको, बहुत ज्यादा विनम्र प्रार्थना के लिए माइट का प्रयोग कर दीजिए आप, वाक्य सही होगा। फिर आता है विश, ब्लेस या कर्स। अगर आपको कोई ऐसी वाक्य में विश दिखानी हो, ब्लेसिंग दिखानी हो, कोई आशीर्वाद करना हो, या फिर कोई कर्स किसी को कोसना हो, तो आप क्या करेंगे, मे का प्रयोग करिए भाई, और कहीं नहीं जाना अपने को। सबसे ज्यादा आपके पास भगवान का ही सहारा होता है। ये एक प्रकार से भगवान ही है कि भगवान करे ऐसा हो, भगवान करे वैसा हो। हम बोलते हैं मे द लाइट्स ऑफ दीपावली ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ, तो हमने वाक्य के शुरू में क्या लगाया, मे लगाया, भाई ऐसा हो। हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम हजारों साल जियो, रगड़ रगड़ के ही जाओ, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। किसी को ब्लेस करना हो, किसी को रिकर्स करना हो, सब जगह में चलता है, तो मे यू पास द एग्जाम। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि मे यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मॉडल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूड आ जाता है हमारा सपोजिशनल सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जिनके अंदर कुछ सपोजिशन दिखाया गया हो। सपोजिशन जानते हैं आप, सपोजिशन का मतलब है एक प्रकार से कोरी कल्पना। तो उन वाक्यों के अंदर भी आप क्या लगाएंगे, कोरी कल्पना। अभी मैं बता चुका हूं आपको, माइट, यानी जिनके अंदर बहुत कम संभावना होती है, वो वाक्य होते हैं ऐसे। माने गए वाक्य होते हैं जिनके अंदर वास्तविकता कुछ भी नहीं होती है। जैसे ऐसे वाक्य बहुत प्रकार के वाक्य, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं एक वाक्य, इफ यू वर्क हार्ड यू माइट पास। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो सपोजिशन माना गया वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉमिस, अगर वाक्य के अंदर प्रॉमिस दिखानी है, आपको वादा दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल याद रख लीजिए इसको। मैं आपको बताता हूं कि हम किसका प्रयोग करते हैं, विल और शैल का, कहां कहां कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा था, तो फ्यूचर टेंस में हमने इनका प्रयोग कैसे देखा था, हमने देखा था कि आई और वी, इनके साथ तो हम क्या लगाते थे, शैल, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। लेकिन जब मॉडल के रूप में इनका यूज करेंगे तो इनका उल्टा यूज होगा, अपोजिट हो जाएगा। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो क्या शो होगा, प्रॉमिस, और क्या शो होगा, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, कंक्लूजन। ये चार मूड एक साथ नजर आ सकते हैं। यानी वाक्य के अंदर यदि आपको क्या दिखाना है, प्रॉमिस दिखाना है, वार्निंग दिखानी है, डिटर्मिनेशन दिखाना है, कंक्लूजन दिखाना है, या कोई थ्रेड दिखानी है, चेतावनी देनी है, तो क्योंकि इन सभी वाक्यों के अंदर, इन सभी मनोभावों के अंदर निश्चितता होती है, और निश्चितता लाने के लिए मैंने बता दिया आप किसका प्रयोग करेंगे, आई और वी। ये दो आपके सब्जेक्ट हैं जिनके साथ आप जनरली किसका यूज करते हैं, शैल का। लेकिन आपको इनके साथ किसका प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है विल का। आप विल का प्रयोग करिए, आपके वाक्य के अंदर डिटर्मिनेशन आ जाएगा, आपके वाक्य के अंदर वार्निंग आएगी, प्रॉमिस आएगा, और कंक्लूजन का भाव आएगा, अनिवार्यता का भाव आएगा। पहला एग्जांपल मैंने शुरू में बताया था आपको, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई विल हेल्प यू, मतलब मैं डेफिनेटली तुम्हारी सहायता करूंगा। आई विल गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाऊंगा, मतलब आप कोई अपने आप में वादा करते हैं कि आई विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड आई विल पास द एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स एंड आई विल बी सेलेक्टेड इन दैट एग्जाम। मैं इस प्रकार से अपने आप से वादा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर आई विल प्रिपेयर फॉर द आरएस एग्जामिनेशन। है इस प्रकार के अपने आप से वादे आप करते हैं, किसी और से प्रॉमिस करते हैं, किसी को वार्निंग देते हैं, तो आप ये जस्ट उल्टा प्रयोग कर सकते हैं, आई और वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ शैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूड है हमारे सामने ऑफर, और ऑफर व्यक्त करने के लिए मैं बता चुका हूं आपको किसका प्रयोग करना है, आपको वुड का।
वुड का प्रयोग करिए, आपके वाक्य के अंदर ऑफर के भाव आ जाएंगे। आपको मैंने बताया कि वुड यू, जैसे आप कहते हैं वुड यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, है ना, ऑफर करते हैं कि क्या आप चाय पियेंगे, क्या आप एक गिलास पानी लेके आऊँ आपके लिए। इट मीन्स आपके पास ऑलरेडी दैट ग्लास ऑफ वाटर इज इन योर हैंड, यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन। नेक्स्ट, पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स बहुत ही सरल है, इसको आप लर्न कर लीजिए। ये पास्ट हैबिट्स के लिए आप ज़्यादातर जो है एक तो यूज़ करते हैं यूज्ड टू, और एक आता है आपका यूज्ड टू के अलावा एक आता है वुड। दो मॉडल आप काम में लेते हैं, एक तो यूज्ड टू आता है, एक वुड आता है। देखिए वुड सब जगह काम में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं आप। थोड़ा सा फर्क है इनमें कि यूज टू का प्रयोग आप करते हैं डिसकंटिन्यूड हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जो ऐसी हैबिट्स जो आपकी डिसकंटिन्यू हो गई हैं वहाँ आप यूज टू लगाइए। जैसे आप कहते हैं कि आई यूज टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक ए पाइप। मतलब पहले मैं सिगरेट स्मोक करता था, अब मैं पाइप से स्मोक करता हूँ। ही यूज टू ड्रिंक बीयर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन। तो मतलब जो पास्ट हैबिट्स डिसकंटिन्यूड हो गई उनके लिए आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, और अभी भी कंटिन्यू है तो वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मूड देख लेते हैं। एडवाइस या सजेशन बहुत आसान है, किसी को भी देना है। आपके पता है आपके अपने इंडिया में एडवाइस सजेशन फ्री में मिल जाती है। हम देखते हैं कि कोई भी एडवाइस दे देता है किसी के भी, जैसे मान लीजिए भाई इतनी कोई भी भयानक बीमारी हो तो उसके बारे में भी सजेशन दे देते हैं, अरे यार ये ले ले। तो एडवाइस और सजेशन देने के लिए आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करिए। वाक्य के अंदर क्या आना चाहिए? शुड। जैसे बहुत सारे वाक्य हैं, आप जैसे ऐसी एडवाइस और सजेशन जैसे यू शुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग तो अच्छी बात है भाई, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसी भी सलाहें दे देते हैं। तो शुड का प्रयोग आप कर सकते हैं एडवाइस सजेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए। ये तीन मूड दिखाने के लिए आप शुड का प्रयोग करिए, बेधड़क करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे हमें माता पिता की बात माननी चाहिए, अगर हम नहीं माने तो क्या कानून हमें जेल में डाल देगा? नहीं डालेगा ना। यानी हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी अनिवार्यता जो मोरलिटी के द्वारा, जो नैतिकता के द्वारा बाध्य हैं, ऐसे काम जिनको करना हमें चाहिए, वो सभी एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन कह दीजिए, ड्यूटीज़ कह दीजिए, उनके लिए हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। आप कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप कहते हैं कि हमें माता पिता की बात माननी चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। आप कहते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट स्पीक लाइक। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारा प्रोहिबिशन। तो याद कर लीजिए, प्रोहिबिशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट एक मॉडल है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रोहिबिशन यानी निषेध। मस्ट के साथ क्या लगाएंगे? नॉट और लगा देंगे आप। मस्ट नॉट बन जाएगा आपका प्रोहिबिशन। आपके घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी है, बोर्ड लगा रहे नो पार्किंग का, तो आप उस पर ये भी लिख सकते हैं यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। तो आपका बन जाएगा मस्ट नॉट। क्या बनेगा? मस्ट नॉट। तो ये वाक्य आपका तैयार है मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए। और भी मस्ट के बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे ऑब्लिगेशन, बाध्यता दर्शानी हो, आपको ये काम करना जरूरी है, यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम। तो मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन के लिए भी करते हैं, प्रोहिबिशन के लिए नॉट लगा देते हैं। तो ये सारे जनरल मूड थे जिनको मैंने आपको बताया ताकि आपको मॉडल्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं समझता हूँ इसे वीडियो देखने के बाद बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ वाक्य करते हैं जिनसे हमें पता लग जाएगा कि हम पहचान पाएंगे कि वाक्य के अंदर मूड क्या है और क्या मॉडल आना चाहिए, और मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। और फिर भी अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे लिखिए, मैं इसका डिटेल्ड मूड विद एग्जाम्पल आपको एक वीडियो और बना के डाल दूंगा। आप उसको देख के आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और मज़ेदार अच्छे वीडियोज़ आपको टीचिंग वीडियोज़ मिल सकें। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई लिफ्ट द बॉक्स। देखिए बहुत ईजी एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया भी था। बॉक्स को उठाना क्या है? एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर। किसका प्रयोग करेंगे आप? आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल सही है, कैन का ही प्रयोग होगा। तो वाक्य के अंदर फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? कैन, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। दूसरा वाक्य देखिए, सी सॉल्व द प्रॉब्लम।
तो देखिए इस वाक्य के अंदर भी कौन सा मूड है, एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर, और यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का ही यूज करेंगे, यानी वह इस समस्या का हल कर सकती है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही लिफ्ट द बॉक्स व्हेन ही वाज यंग। यहाँ देखिए वाक्य जो है आपका पास्ट में चला गया है। मैंने आपको बताया था अगर वाक्य पास्ट में हो तो एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर ये दर्शाने के लिए कौन से मॉडल का यूज करते हैं, पहचानिए, बिल्कुल सही, किसका प्रयोग करते हैं आप, कुड का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड सेंटेंस में क्या आएगा, ही कुड लिफ्ट द बॉक्स व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो बॉक्स को उठा सकता था। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, ये तो आप बता ही सकते हो, बहुत इजी है, वही कुड का ही प्रयोग होगा यहाँ भी, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फादर स्पीक इंग्लिश, तो देखिए अंग्रेजी बोलना क्या है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर में है या नहीं है, एबिलिटी है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कैन यू हेल्प मी, मैंने ऑलरेडी मॉडल भर के दिया आपको, वाक्य क्या है, कैन यू हेल्प मी, मैंने जानबूझ के लिखा है। देखिए आपको किसी से सहायता लेनी है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में, मैंने कहा था मे आता है फॉर्मल में, कैन आता है इनफॉर्मल में। जब आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, अपने भाई से कह रहे हैं, बहन से कह रहे हैं, अपने रिश्तेदार से कह रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज कैन, कैन इज यूज डेफिनेटली इन इनफॉर्मल वे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई यूज योर पेन, अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप किससे कह रहे हैं। यदि आप अपने किसी फैमिली मेंबर से कह रहे हैं तो डेफिनेटली आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े अपने अधिकारी से, टीचर से कह रहे हैं तो आप मे का यूज़ करिए, बहुत आसान है। तो आपने देखा होगा पहले एग्जाम्पल हमने करे और बहुत ईजिली इनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यस यू, देखिए मैंने ये लिखा है ब्लैंक, यानी आप किसी से परमिशन लेते हैं तो आप परमिशन लेने के भाव में, मैंने बताया था परमिशन ग्रांटेड क्या आएगा, यू मे ले सकते हैं। नेक्स्ट, नो यू कांट, यहाँ पर क्या क्या प्रयोग करेंगे, कांट। अगर आपकी परमिशन डिनाइड है, मना किया गया है, तो आप किसका प्रयोग करें, कांट का प्रयोग करें। लेकिन अगर परमिशन स्वीकृत है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मे का। अगर आपसे कोई परमिशन ले रहा है तो आप परमिशन स्वीकृत करते हैं तो मे का प्रयोग करें, और अगर आप परमिशन अस्वीकृत करें तो कांट का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, देर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, इट क्या आएगा, मैंने वही एग्जाम्पल लिखा है, बताइए, बादल हैं, सम क्लाउड्स, तो क्या आएगा, मे। देर आर सम क्लाउड्स, कुछ बादल हैं, बरसात हो सकती है, मे 50% संभावना। देर आर नो क्लाउड्स, आकाश में बादल ही नहीं है, तो क्या आएगा, माइट, क्योंकि संभावना बहुत कम है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादल हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। यानी देखिए ब्लैक क्लाउड्स कार्य के अंदर संभावना को निश्चितता में ला रहा है, तो यहाँ मस्ट लगाएंगे। नो क्लाउड्स यानी संभावना नहीं है, माइट लगाएंगे। और हमें पता ही नहीं है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सम क्लाउड्स हैं, तो मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये एक जनरल पॉसिबिलिटी वाला वाक्य है, एनी वन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। ये ऐसी चीजें हैं जो जनरल पॉसिबिलिटी में आते हैं, और इस प्रकार के वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैन का, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है, आई कम इन सर, बहुत साधारण सा वाक्य है, आप जनरली बोलते आए हैं, मैं कम इन सर। यदि आप अपने भाई बहन से कहते हैं घर पे, अपने पेरेंट्स से कहते हैं, तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आई कम इन फादर, मैंने जानबूझ के लिखा है, ये किसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही, कैन का यूज बिल्कुल सही है, कैन आई कम इन फादर। उसके बाद देखिए, आई यूज योर पेन सर, हमने सर लगाया तो क्या किसका यूज करेंगे आप, परमिशन ले रहे हैं, मेक का प्रयोग करिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यू हेल्प मी, इसमें आप देखिए किसका प्रयोग करेंगे, मे, यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यू प्लीज टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, रिक्वेस्ट वाला वाक्य आ गया आपका। रिक्वेस्ट वाले वाक्य में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप विल भी लगा सकते हैं, आप कुड भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। विल यू प्लीज टेल मी द वे टू हॉस्पिटल कह दीजिए, चाहे आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू हॉस्पिटल। प्लीज से आपको लग रहा होगा कि वाक्य के अंदर रिक्वेस्ट का मूड दिखाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही, वुड का प्रयोग करेंगे। ऑफर किया जा रहा है, ऑफर के लिए हमेशा वुड का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया था ब्लेसिंग के लिए, शुभकामना आशीर्वाद के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का। मे यू लिव लॉन्ग, आप हजारों साल जिए, बहुत लंबा जिए। नेक्स्ट है यू पास द एग्जाम विद फर्स्ट डिवीजन, किसका प्रयोग करेंगे? मे का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। नेक्स्ट है गॉड सेव अस फ्रॉम दिस ब्लडी कोविड-19, ये जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये कोविड-19, इससे भी भगवान ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो हम प्रार्थना करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे? मे का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए आई हेल्प यू, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आई कैन हेल्प यू भी कह सकते हैं, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आई कैन हेल्प यू, या आप कहेंगे आई विल सी यू। मैंने यहाँ पे ये विल सी यू भी लिखा है। विल वाक्य के अंदर क्या ला देता है? वाक्य का मोड ही बदल देता है। वाक्य के अंदर इस प्रकार का भाव ला देता है जैसे वार्निंग है, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं डेफिनेटली तुम्हारी सहायता करूंगा। और आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हैं? तो अगर वाक्य के अंदर निश्चितता लानी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आई और वी के साथ विल, और आई वी और वी के साथ विल का प्रयोग इस प्रकार के वाक्य में वाक्य के मूड को बदल देता है। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है सी बी पनिश्ड, तो यहाँ पर आपका प्रयोग होगा शैल। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में शैल का प्रयोग होता है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। शैल हमेशा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन में आता है, जहाँ भी कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हो, जैसे आप वो एग्जाम में बैठे हैं तो आपको लिखा जाता है कि कैंडिडेट शैल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो शैल का प्रयोग होता है कि इंस्ट्रक्शन के लिए सी शैल बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक पास द एग्जाम, तो वाक्य के अंदर क्या आएगा? यू मे। हमेशा याद रखिए रिजल्ट के लिए आपको हमेशा मे का ही प्रयोग करेंगे। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। आई विश, दूसरा वाक्य देखिए, इसमें भी आप किसका प्रयोग करेंगे? वाक्य क्या होगा? आई विश आई माइट हैव सीन द मूवी, क्योंकि आपने देखिए वाक्य के अंदर हैव आ रहा है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी ये एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर सपोजिशनल सेंटेंस है। सपोजिशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था माइट का प्रयोग होता है, और ये भी एक सपोजिशनल सेंटेंस है। यहाँ भी आप किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो एक प्रकार से माने गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू सिट आउटसाइड ऑफ द क्लास, ये मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन के लिए आप सेल का प्रयोग करेंगे। यू शैल सिट आउटसाइड ऑफ द क्लास, जैसे आपके प्रिंसिपल ने आपको क्लास से बाहर निकाल दिया तो आपको कहते हैं कि यू शैल सिट आउटसाइड ऑफ द क्लास, वो इंस्ट्रक्शन है। एक प्रकार से फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के लिए सेल का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिट एंड सी व्हाट्सअप, ये देखिए ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक प्रकार से हैबिट बताई गई है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो इस प्रकार से ही हरकत करेगा, तो आप इस प्रकार की जो हरकत है उनके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये क्या दिखा रहा है? ये एक प्रकार से एक किसी की आदत को शो कर रहा है कि सी वुड सिट एंड सी व्हाट्सअप, कि वो कुछ नहीं करेगा, बैठा बैठा व्हाट्सअप देखेगा और कुछ नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है गांधी जी स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी हर सुबह क्या करते थे? चरखा काटते थे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू, क्योंकि पास्ट हैबिट्स के लिए किसका यूज करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, आफ्टर लंच मिस्टर शर्मा हैव ए शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप, मिस्टर शर्मा लंच के बाद क्या करते हैं? थोड़ी सी झपकी लेते हैं, है ना? तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। टू वहाँ लगाएं, यूज टू वहाँ लगाएं जहाँ टू लगा हुआ है, ऑलरेडी टू लगा हुआ है तो यूज लगाइए। और मैंने आपको बता दिया डिसकंटिन्यूड हैबिट्स जो होती है ना उनके लिए यूज टू प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यूड के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये कंटिन्यूड है और यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का ही प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा आफ्टर लंच मिस्टर शर्मा वुड हैव ए शॉर्ट नैप। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेंटेंस आ रहा है, वन ओबे वंस पेरेंट्स। पेरेंट्स को ओबे करना ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो वाक्य क्या बनता है? शुड, क्योंकि कानून तो हमें बाध्य करता नहीं, कानून बाध्य करता तो यहाँ मस्ट लगा देते हैं हम, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। उसके बाद देखिए वी स्पीक ट्रूथ, तो हमें वाक्य क्या बनना चाहिए? वी शुड स्पीक ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। यू कम स्कूल ऑन टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए? यू शुड कम स्कूल ऑन टाइम। पेरेंट्स आपको कहें तो पेरेंट्स शुड कह सकते हैं, और टीचर्स मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, बार बार लेट आ रहे हैं तो चेतावनी दी जाए तो मस्ट का प्रयोग भी आपके प्रिंसिपल कर सकते हैं, है ना?
तो ये डिपेंड करता है बोलने वाले पे कि वो कौन बोल रहा है, कैसे वो व्यक्त करना चाहता है अपना मनोभाव। नेक्स्ट सेंटेंस है यू नॉट पार्क योर कार हियर। तो आप इस प्रकार के वाक्य में देखिए क्या आएगा, यहाँ पर मस्ट नॉट आएगा, क्योंकि मस्ट नॉट वाक्य के अंदर क्या लाता है, प्रोहिबिशन लाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सोल्जर, सैनिक। सैनिक का कर्तव्य होता है देश के लिए लड़ना, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है माई ग्रैंड मदर गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। मेरी माता दादी जी टू यूज टू, देखिए मैंने बताया था टू अगर वाक्य के खालिस्तान के आगे टू लगाओ तो यूज लगा दीजिए, आंखें बंद करके वाक्य सही हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, और आपका वाक्य बिल्कुल सही हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि हमने पास्ट हैबिट्स में किसका प्रयोग करना है, यूज टू का प्रयोग करना है। मुझे लगता है कि अभी मैंने मॉडल्स का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारे मॉडल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में एक अलग से वीडियो बना के जो है डाल दूंगा। और सोचता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।